हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट का ये हमारा पहला लेक्चर है और इंडियन ज्योग्राफी के ओवरऑल की बात करेंगे तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी देखा था, भारत का हमने सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने भारत की बाउंड्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस किया था और हमारे जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्री के जो हमारे स्टेट हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। चूँकि हमारा कोस्टल जो बाउंड्री है, उसका एरिया हाल ही में भारत सरकार ने इंक्रीज़ किया है, तो उसको हम अपडेट करके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत में परिवहन। इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से ही अधिकांश प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो परिवहन है, परिवहन होता क्या है? भारत में परिवहन को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि परिवहन क्या है? तो देखिए, ये एक परिवहन है, ये लिंकेज है, ये कनेक्टिविटी है। किस-किस के बीच में? तो ये प्रोडक्शन सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और कंजप्शन सेंटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में ये लिंकेज और कनेक्टिविटी का काम करती है। मतलब ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन केंद्र, विनिर्माण केंद्र, वितरण केंद्र और उपभोग केंद्र के बीच का एक संपर्क है। परिवहन क्या है? तो आप बताएंगे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन केंद्र, विनिर्माण केंद्र, वितरण केंद्र और उपभोग केंद्र के बीच का एक कनेक्टिविटी है, एक लिंकेज है या एक संपर्क है। अब बात आती है कि इस संपर्क की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए दोस्तों, ये लिंकेज, ये कनेक्टिविटी की हमें आवश्यकता पड़ी इसलिए ताकि हम मेंटेन कर सकें, एज टू मेंटेन कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, मीटिंग डिमांड और सप्लाई को। यानी हम सहयोग, वहनीयता, बैठक, मांग और आपूर्ति को बनाए रखें। इसके लिए हमें कनेक्टिविटी की जो आवश्यकता पड़ी वही हमारा ट्रांसपोर्ट के रूप में सामने आया। मान लीजिए सहयोग के लिए, सहयोग कैसा हो सकता है? दो देशों के बीच आपसी वार्ता करने के लिए, बैठक, अगर कोई मीटिंग हो रही है, मान लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आना है, तो ये जो मीटिंग होनी है, ये बिना परिवहन के संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से डिमांड, जो मांग हो रही है और मांग को फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई होगी, इन सभी के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ी। तो ये रीजन हुआ ट्रांसपोर्ट का। अब बात आती है कि ये जो लिंकेज कनेक्टिविटी है, ये किस किस के थ्रू होगी? तो इसको हम सामान्य, अगर इसके डायमेंशन देखेंगे तो ह्यूमन के थ्रू भी हो सकती है। मान लीजिए आपको अपने घर में सब्जी मंगानी है, तो आप छोटे भाई से बोलते हैं, तो वो सब्जी लेके आएगा, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। तो ह्यूमन द्वारा भी हो सकता है, एनिमल भी द्वारा हो सकता है, शिप, जहाज, व्हीकल्स, वाहन, प्लेन्स, हवाई जहाज, पाइप, पाइप के द्वारा हम बेसिकली गैसेस और ऑयल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये वो माध्यम है जिनके माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड्स में हमने क्या देखा? इस स्लाइड में आप समझेंगे कि हमने देखा कि परिवहन क्या होता है, परिवहन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और परिवहन किस किस माध्यम से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें आपको समझनी है। यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये आपको बताएगा कि ये जो पॉइंट आपको दिखा रहा है, इसको हम नोड यहाँ पर बताए हुए हैं, ये नोड है। ये नोड से जो जो फाइबर्स, या हम कह सकते हैं जो ब्रांचेज ये निकली हुई हैं, ये मान लीजिए ये वो मार्ग हैं जहाँ से कोई भी हम सामान को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए इस स्थान से हमें इस ट्रांसपोर्ट, कोई भी वस्तु को इस स्थान पर पहुंचाना है, तो इसके लिए हम एक मार्ग बनाएंगे जिनको हम स्पाइक के नाम से जानते हैं। तो स्पाइक के द्वारा ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी पदार्थ को, किसी भी सामान को या ऑब्जेक्ट को हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये स्पाइक है, और एक स्पाइक भी कई प्रकार के स्पाइक्स में डिवाइड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक स्पाइक हमेशा नोड पर ही एंड हो, वो एक जगह से फिर कई भागों में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाएगी। तो ये स्पाइक और नोड के बारे में आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आप थोड़ा सा इस ग्राफ को समझेंगे फ्रेंड्स। इसमें मैंने आपको यहाँ पर डिस्टेंस बताया हुआ है और यहाँ पर कॉस्ट बताई हुई है। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। अब सबसे पहले आप इस लीनियर जो लाइन है, ये जो रैखिक लाइन है, इस पर गौर करिएगा। ये लाइन आप देखेंगे धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है और कॉस्ट उसकी बहुत स्लो बढ़ रही है। मतलब इतनी डिस्टेंस पर, आप ऐसे समझिएगा इसको, इस पॉइंट को समझने के लिए देखिए। मान लीजिए आप यहाँ पर, हमने एक पॉइंट रखा और एक पॉइंट यहाँ पे रखा, इसको हमने इससे मिलाया और इसको हमने इस एक्सिस से मिलाया, फिर यहाँ पर हमने यही किया, और यहाँ पर आकर हमने फिर इसको एक्स अक्ष पर मिलाया और इसको वाई अक्ष पर मिलाया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस पहुंच चुकी है यहाँ तक। डिस्टेंस यहाँ पहुंचने के बावजूद भी आप कॉस्ट देखिए, कॉस्ट मात्र, कॉस्ट में इजाफा केवल इतना सा हुआ है।
मतलब ये है कि ये पूरा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा ये वाला, ये बहुत सस्ता पड़ेगा हमें। मतलब ये सस्ता, थोक और वस्तु परिवहन के लिए बहुत सुलभ होगा, आसान होगा। और इसको हम कहते हैं अंतः स्थलीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवे कहते हैं। इनलैंड वाटरवे बेसिकली नदियों और नहरों में होता है। ठीक है, तो ये सबसे सस्ता माना जा सकता है। इससे आगे हम बात करते हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर गौर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, कॉस्ट भी ऑटोमेटिक साथ में बढ़ रही है। और यहाँ पर आके देखिए कि जब हमारी डिस्टेंस ये थी, तो कॉस्ट यहाँ पर थी, लेकिन जब डिस्टेंस यहाँ पर पहुंची तो आप कॉस्ट में देखिए इतना इजाफा हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या बता रहा है आपको कि डिस्टेंस के साथ साथ इसमें क्या बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन की आवश्यकता में होती है डोर टू डोर जाने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, कॉस्ट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा हाइक भी आ रहा है इसमें। लेकिन आप देखेंगे सेम डिस्टेंस जो सड़क परिवहन से हमने तय की थी, उससे कम ही लागत आई है रेल ट्रांसपोर्टेशन में। यानी आप देखेंगे इतनी ही दूरी को तय करने के लिए अगर आप सड़क मार्ग से देखेंगे तो कॉस्ट ये आ रहा है, वहीं अगर आप रेल से देखेंगे तो ये कॉस्ट यहाँ आ रहा है। यानी सड़क से कम कॉस्ट होता है रेल से ट्रांसपोर्ट करने में। तो ये आपको ग्राफ बता रहा है कि ये रेल ट्रांसपोर्ट जो है हमारा वो रोड ट्रांसपोर्ट से सस्ता है, चीप है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी काम में आता है, लंबी दूरी के लिए भी काम में आता है। इसके अलावा थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, ये आप देखिए, ये तो एकदम से हाइक मार गया। मतलब क्या कि डिस्टेंस केवल इतना हुआ, लेकिन आप प्राइस देखिए कहाँ पहुंची है। जबकि इतनी ही डिस्टेंस पर आप देखेंगे, इतनी ही डिस्टेंस पर आप चाहे रोड का देख लीजिए, रेलवेज का देख लीजिए, या इनलैंड वाटरवे का देख लीजिए, कॉस्ट मैक्सिमम यहाँ तक है। बट आप देखेंगे वायु मार्ग में इतने से डिस्टेंस के लिए कितना ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ये बहुत महंगा होता है एयरवेज। क्लियर है? और लास्ट हम देखेंगे ये वाला। आप देखेंगे जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, आप देखना कॉस्ट जो है वो इन सभी ट्रांसपोर्टेशन से कम हो गया। मतलब क्या है, चाहे एयरवेज हो, चाहे रोडवेज हो, या रेलवेज हो, या रेलवेज हो, इन तीनों से जो समुद्री जल मार्ग है, जो मरीन ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है। इसी वजह से इसी वजह से आप देखेंगे वर्ल्ड का 90% से ज्यादा जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है, यानी कि मरीन ट्रांसपोर्टेशन होता है। आई होप ये ग्राफ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिए, स्थल से हो सकता है, लैंड एरिया से, वाटर से, जल से, एयर वायु, और पाइप से। ये आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के टाइप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, हमें अब समझना है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, यातायात के प्रकार क्या हैं। देखिए दोस्तों, यातायात के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ हमें समझने होगा कि किस किस आधार पर हम ट्रांसपोर्टेशन को चुन सकते हैं। तो अगर कोई छोटा या भारी सामान है जिसको हमें डोर टू डोर पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है, और वो सामान खराब ना होने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में हम ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम चुनेंगे वो होगा हमारा रोडवेज, यानी कि सड़क परिवहन। क्लियर है? दूसरा, अगर कोई भी सामान जिसमें टनों वजनी हो, टन्स ऑफ लोड हो, लंबी दूरी तक लेके जाना हो, लाइक आयरन ओर है, कोल है, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, इसको हमें लंबी दूरी तक लेके जाना है, तो तो दोस्तों हम यहाँ पर रेलवेज का यूज करेंगे, रेल परिवहन का यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो मालगाड़ी होती हैं वो लंबी दूरी तक जाती हैं और टनों वजनी माल को लेकर जाती हैं। तीसरा हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा भारी सामान हो, टनों टन लोड हो, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल हमें इसका ट्रांसपोर्टेशन करना हो, यानी अंतर महाद्वीपीय इसका हमें परिवहन कराना हो, और इसमें खराब ना होने वाली वस्तुएं हों, नॉन पर्शिएबल ऑब्जेक्ट हों। तो ध्यान रखना इसके लिए हम यूज करेंगे वाटरवेज। ध्यान रखना, सड़क और रेलवेज इन दोनों से चीफ होता है वाटरवेज। ठीक है, इसको हमने ग्राफ के माध्यम से भी समझा था। और लास्ट हम देखेंगे कम वजनी हो, कोई खराब होने वाली वस्तु हो, और जो अर्जेंट नीडेड हो, अति आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम चुनेंगे वो होगा एयरवेज, यानी कि वायु परिवहन। आई होप ये सारे पॉइंट आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इस आधार पर हम समझते हैं कि जो हमारा यातायात है वो किस पर निर्भर करता है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, यानी कि दूरी पर। हम देखेंगे यदि हमें 1 किलोमीटर की दूरी पर जाना होगा तो हम साइकिल या गाड़ी का यूज करेंगे। अगर हमें 100 किलोमीटर 250 किलोमीटर की दूरी पर जाना होगा तो हम रोडवेज का यूज करेंगे, मतलब हम कार का यूज करेंगे। और यदि हमें
700 किलोमीटर, 850 किलोमीटर जैसी दूरी तय करनी है तो हम रेल परिवहन का यूज करेंगे। और मान लीजिए हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है तो हम वायु परिवहन का यूज करेंगे। तो दूरी के आधार पर, इसी प्रकार से समय पर भी डिपेंड होता है ये। समय, अगर हमें कोई चीज या किसी स्थान पर बहुत शीघ्र पहुंचना है तो हम रेल परिवहन को चुन सकते हैं या एयरवेज को चुन सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे, अर्जेंसी, तात्कालिकता के आधार पर भी हम ट्रांसपोर्टेशन का चुनाव करते हैं, कॉस्ट, लागत के हिसाब से भी, और भंगुरता यानी कि परशेबिलिटी, कोई ऑब्जेक्ट हमें किसी स्थान पर पहुंचाना है, वह कितने समय तक सही रह सकता है, उस आधार पर भी हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। तो ये वो एलिमेंट है जिस पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है। क्लियर है? तो हमने समझा कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम क्या क्या है, इन सारी बातों को हम समझ चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्थल मार्ग की। और स्थल मार्ग में हम बात करेंगे रोडवेज की और रेलवेज की। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझिएगा, हम सबसे पहले रोडवेज की बात करें, लेकिन उससे पहले हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री क्या रही। तो देखेंगे, आज से लगभग 6 मिलियन वर्ष पूर्व व्यक्ति स्वयं ही किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता था। यानी उस समय ट्रांसपोर्टेशन का काम स्वयं ह्यूमन करता था, मानव ही करता था। ठीक है? फिर मानव जब स्थायी यानी सभ्यता, सिविलाइजेशन में रहने लगा तो उसने पशुपालन का काम किया। तो उसने पशु पाले, और उसने सोचा क्यों ना जो सामान, जो बोझा मैं अभी खुद ढो रहा हूँ, उस बोझे को इन पशुओं के ऊपर रखकर क्यों ना ट्रांसपोर्टेशन करा जाए। तो उसके बाद मनुष्य ने पशुओं के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करना स्टार्ट कराया। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा और पहिए का आविष्कार हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये व्हील है, तो ये पहिए का आविष्कार हुआ फ्रेंड्स। पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के साथ बनाई गई गाड़ी, जिसको हम बैलगाड़ी के नाम से जानते हैं। तो उस प्रकार से फिर व्यक्ति ने, एक सेकंड रुकिएगा, फिर हमने ये जो पहिए का डेवलपमेंट किया, इस पहिए को एक लकड़ी के काट से ऐड किया और इसको जानवर के साथ क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होने लगा वो बैलगाड़ी के माध्यम से होने लगा। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा और 18वीं सदी में आते हुए सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय में भाप इंजन से रेलवे की शुरुआत की गई। और 19th सेंचुरी में आप जानते हो, इस आज के समय में हमारे पास इस टाइप के आपको इंजन देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा एक बैकग्राउंड रहा कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई। चलिए, तो हमें पढ़ना है बेसिकली रोडवेज के बारे में, तो समझती है। तो समझते हैं, जो हमारा रोडवेज है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एक यूनिवर्सल है यानी सर्वव्यापक है, भी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, और लो इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन है, कम लागत वाला परिवहन है। अब देखिए, फ्लेक्सिबल, लचीला या सर्वव्यापक होने का मतलब क्या है। यूनिवर्सल इसलिए है दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर भी जाना है तो वहां तक जाने के लिए भी आपको रोड का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको एयरवेज पर जाना है तो वहां के लिए भी आपको रोड का ही यूज करना पड़ेगा। तो देखेंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी माध्यम तक जाना चाहते हो, बिना सड़क के ये संभव नहीं है। इसलिए हमने कहा इसको कि ये सर्वव्यापक होता है। दूसरा, हमारा जो इंडियन ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारा भारतीय परिवहन है, इसका जो मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है, वो रोड ही है, सड़क परिवहन ही है। और हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाले देश हैं, यानी हम सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है वो हमारे ही पास है, भारत के पास है। इसके द्वारा होता क्या है, डोर टू डोर सर्विस देने में ये बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आपको डोर टू डोर सर्विस करना है तो ना आप ट्रेन से कर सकते, ना ही आप एयरवेज से कर सकते हो, ना ही किसी और माध्यम से, एज कम्पेयर टू रोडवेज। रोड जो है वो मेटल्स रोड होती हैं, और ये डेवलप्ड होती हैं इनटू किसमें, एक्सप्रेस वे में और हाईवेज में। अगर आप मेटल रोड बनाते हैं तो बहुत अच्छे आपके एक्सप्रेस वे और हाईवे होंगे। एक्सप्रेस वे और हाईवे आप देखेंगे विकसित देशों में इनकी संख्या ज्यादा होगी, वेल डेवलप्ड होंगे, और विकासशील देशों में इनकी संख्या थोड़ी कम और कम डेवलप्ड होंगे। तो भारत एक विकासशील देश है, लेकिन आज के समय में हमारे यहाँ भी एक्सप्रेस और हाईवेज बहुत बेहतर लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम रोड डेंसिटी की बात करेंगे, सड़क घनत्व की बात करेंगे, तो ध्यान रखना, रोड डेंसिटी में हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर हैं, बट नेटवर्क में हम सेकंड नंबर पे हैं। तो रोड डेंसिटी में हमारा पहला स्थान है, और रोड डेंसिटी की अगर बात करोगे इंडिया में तो है 1.5 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर में आप रोडों की जो लेंथ देखेंगे वो 1.5 किलोमीटर है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं ये। उसके बाद अमेरिका आता है, अमेरिका में 0.67 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है, और चाइना में 0.4 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं रोड डेंसिटी के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो बस अब हम समझते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड किया गया है इंडिया में, भारत में जो सड़कों का वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो प्री इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता पूर्व की बात करते हैं। 1943 में नागपुर योजना लागू की गई।
नागपुर प्लान लागू किया गया, जिसको हम फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कहते हैं। पहला 20 वर्षीय सड़क योजना कहते हैं, जो 1943 से 1963 तक चली। इसके द्वारा सामान्यतः तो हमने भारतीय सड़कों को 4 भागों में बांटा, लेकिन कई जगह 5 भाग बताया गया, जिसको मैंने यहाँ एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। फिलहाल हम जो 4 मेजर हैं उनको समझते हैं। तो नागपुर योजना के द्वारा नेशनल हाईवे बनाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया। अब बात आती है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन है रोड के, उनमें से 2% है नेशनल हाईवे। लेकिन इन 2% नेशनल हाईवे पर 40 से 45% हमारा यातायात डिपेंड करता है। यानी अगर भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका 40 से 45% केवल नेशनल हाईवे से हो रहा है, और नेशनल हाईवे सारी सड़कों का केवल 2% है। दोस्तों, इसका रख रखाव जो है, इसका जो मेंटेनेंस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट होता है वो, जिसको हम, और BRO क्या, शासक NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में रहकर नेशनल हाईवे का मेंटेनेंस करती हैं। अब नेशनल हाईवे होता क्या है दोस्तों? ये हमारे राष्ट्रीय राजधानी को, यानी हमारी जो दिल्ली है कैपिटल है, उसको प्रमुख औद्योगिक केंद्र, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, सांस्कृतिक केंद्र, जो हमारे मेजर सिटीज हैं, कल्चरल सेंटर हैं, प्रमुख नगर हैं, और राज्यों की राजधानी है, जैसे भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, इनको जोड़ने का काम करते हैं हमारी राष्ट्रीय राजधानी से। तो देश के जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं, हमारे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, हमारे प्रमुख नगर हैं, और प्रत्येक राज्य की राजधानी है, उनको राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने का कार्य करते हैं नेशनल हाईवे। बात करते हैं हम स्टेट हाईवे की। स्टेट हाईवे राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करते हैं। इट कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू स्टेट कैपिटल। दूसरा, इनका मेंटेनेंस करती है खुद राज्य सरकार, और यहाँ पर है SPWD मतलब स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक। राज्य की जो राजमार्ग है, ये टोटल हाईवेज का जो है 3% है, सड़कों का 3% है। उसके बाद आप देखेंगे, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें, जिनको हम मेन डिस्ट्रिक्ट रोड भी बोलते हैं, और विलेज रोड यानी कि ग्राम सड़कें। ये दोनों 95% रोड का हिस्सा रखते हैं। यानी आप देखेंगे 2% में नेशनल हाईवे आते हैं, 3% में हमारे स्टेट हाईवे आते हैं, तो 95% जो बचा हुआ है, उसमें हमारे विलेज और डिस्ट्रिक्ट रोड आते हैं। दोस्तों, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड है, उसका मेंटेनेंस करती है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। वहीं जो हमारे विलेज रोड है, उसका मेंटेनेंस करता है पंचायत। और पंचायत इसका जो मेंटेनेंस करेगा, वो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के माध्यम से करेगा, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। और जो पांचवा क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं हम अन्य जिला सड़कें, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR बोलते हैं इनको। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में सड़कों का विभाजन किस प्रकार से है। अब एक फैक्ट और है, उसको कवर करते हैं आज के लेक्चर में। हम पहले देखिए, तो पहली जो 20 वर्षीय सड़क योजना आई, जिसको हमने अभी देखा नागपुर योजना के नाम से, जो 1943 से 63 तक चली। इसमें देखेंगे आप, इसमें जो सड़कों का पैटर्न था, वो स्टार पैटर्न और ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। और इसके आधार जो सड़कें थी, उनको 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और विलेज रोड, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। उसके बाद दूसरा 20 ईयर जो सड़क प्लान आया, जिसको हम बॉम्बे योजना के नाम से जानते हैं, ये 1961 से 81 तक चला। और उसके बाद थर्ड 20 ईयर रोड प्लान आया, जिसको हम लखनऊ प्लान के नाम से भी जानते हैं, और ये 1981 से 2001 तक चला फ्रेंड्स। और इसके द्वारा सड़कों को 3 श्रेणियों में क्लासिफाइड किया गया: प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि मध्यम, टर्शियरी यानी कि तृतीयक। तो इस प्रकार से आज हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइप क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट है हमारा, उसको किस आधारों पर हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और जो हमारे विलेज रोड और डिस्ट्रिक्ट रोड है, उनको किस आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तो दोस्तों, आपको अगर हमें ये लेक्चर पसंद आया हो, तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। साथ ही इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।